तो इस वीडियो में हम पूरा आदिकाल कवर करेंगे। आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और उसके कवि और उन कवि की पंक्तियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम वही उतना देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीए यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का नामकरण किस साहित्यकार ने, किस इतिहासकार ने क्या रखा है, और इसके या फिर पंक्तियाँ दे दी जाती हैं। कोई एक विशेष पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये आदिकाल के किस कवि की रचना है। तो सबसे पहले हम आदिकाल के समय की बात करते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने इसे माना है कि 950 संवत से 1375 संवत तक। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि 1050 से 1400 1050 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो एक मोटा मोटा ये मान लिया जाता है अब कि 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक का समय जो है वो आदिकाल का रहा है। और पहली बात हम करेंगे अब नामकरण की, कि आदिकाल का नाम अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण किया, जिन्होंने आदिकाल का नाम चारण काल कहा है। फिर मिस्र बंधु विनोद आते हैं, उनकी किताब है मिस्र बंधु विनोद, 3 भाइयों ने मिलकर लिखी है। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल कहा है। फिर गणपत चंद्र गुप्त अपनी किताब में आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। इसी तरीके से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए, जिन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा है। उसके बाद सुमन राज्य, जिनकी किताब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल, सुमन राजे ने आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल और वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। अब हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम कवि कौन हुआ है। तो जैसे कि माना जाता है कि आदिकाल से हिंदी की शुरुआत हो रही है, यानी कि 7वीं ईस्वी से लेके अपभ्रंश के बाद हिंदी धीरे धीरे, पुरानी हिंदी जिसको गुलेरी जी ने कहा है, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और आदिकाल में पहला कवि हिंदी का किसको माना जाए, तो विद्वानों के बीच में अलग अलग मत रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है, जिनका नाम कहीं कहीं पे पुंड मिलता है, पुंड या फिर पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है पहला कवि। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है हिंदी का पहला कवि। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को पहला कवि माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है। तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस चीज़ के लिए कि, और इसलिए ये मत अलग हुए हैं कि किसकी रचना में हिंदी ज़्यादा दिखती है, यानी कि अपभ्रंश के बाद हिंदी की जो विशेषताएं हैं किसकी रचना में ज़्यादा दिखती है, उसको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हमने देखा कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना, गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को पहला कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को पहला कवि माना है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है, और वहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है। तो अब हम बात करेंगे आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों की। साहित्यिक प्रवृत्तियों से तात्पर्य है कि किस तरीके की रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत मिलती हैं। तो ये 7 तरीके की साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, जिसमें अब पहली है अपभ्रंश रचनाएं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासोस काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो हम एक एक प्रवृत्ति की बात करेंगे। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, उनकी रचनाओं की बात हम करेंगे। तो मान लीजिए कि हम पहली प्रवृत्ति अपभ्रंश रचनाओं की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो कवि आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपभ्रंश की ही रचनाएं हैं। असल में अपभ्रंश में आने वाले कवि
कोई सिद्ध हुए हैं, कोई जैन हुए हैं, कोई नाथ भी हुए हैं। तो हम सबसे पहले आदिकाल के अंतर्गत आने वाली अपभ्रंश रचनाओं और उनके कवियों की बात करते हैं। तो हम शुरू करेंगे जोइंदू से। जोइंदू, जिनको योगींद्र भी कहा जाता है, इनका समय काल 6वीं सदी माना जाता है। और ऐसा इतिहासकारों ने माना है कि जो दोहा छंद है उसका आरंभकर्ता जोइंदू थे। तो जोइंदू अपभ्रंश प्रवृत्ति के पहले कवि हैं, जिनका समय काल 6वीं सदी है। दोहा छंद के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना है परमात्म प्रकाश और दूसरी रचना है योगसार। तो जोइंदू या योगींद्र 6वीं शताब्दी, दोहा छंद के प्रवर्तक। पहली रचना परमात्म प्रकाश, दूसरी रचना योगसार। इस प्रवृत्ति में दूसरे कवि आते हैं स्वयंभू, जिनको हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। ये जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। तो स्वयंभू जैन परंपरा के थे। इनका जो जन्म माना जाता है वो 783 ईस्वी माना जाता है। और इनकी उपाधि क्या है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास माना जाता है। वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत के पहले महाकवि वाल्मीकि हुए हैं। उसी तरीके से अपभ्रंश के पहले महाकवि जो हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली रचना पयुम चरियू, जिसमें राम की कहानी लिखी गई है, जो बाद में हम देखते हैं कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को लिखा है, उस पर पयुम चरियू का प्रभाव भी माना जाता है। दूसरी रचना है रिट्ठेमण चरियू और तीसरी रचना है स्वयंभू छंद। पयुम चरियू की हम बात करें तो इसको इन्होंने पूरा नहीं लिखा था। इनके पुत्र हुए हैं त्रिभुवन, जिन्होंने इसको पूरा किया है। तो इनकी 3 रचनाएं स्वयंभू 783 ईस्वी जन्म माना जाता है। पहली रचना पयुम चरियू, जिसमें राम की कहानी है। दूसरी रचना रिट्ठेमण चरियू, तीसरी रचना स्वयंभू छंद। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने खुद अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तीसरे कवि जो हैं पुष्पदंत या पुंड, इनका समय जो है 10वीं सदी माना जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हुए इन्हें भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ यानी कि भाषा की जड़। भाषा शुरू हो रही है स्वयंभू से। उस समय पर अपभ्रंश से जब हिंदी की शुरुआत हुई तो उसे भाखा कहा जा रहा था। अपभ्रंश साहित्यिक बोली थी और आम बोलचाल की जो बोली थी यानी कि हिंदी, वो भाखा कही जाती थी, यानी कि भाषा। तो शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। किसको कहा है? पुष्पदंत को। इनका समय काल क्या रहा है? 10वीं सदी रहा है। इनकी 3-4 रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। 63 महापुराण कहा जाता है, जिसमें 63 महापुरुषों की जीवन चरित्र लिखा गया है। दूसरी रचना है अणय कुमार चरित। तो पहली रचना 63 महापुराण, दूसरी अणय कुमार चरियू, और तीसरी रचना है जसहर चरियू, यानी इसको यशधर चरित्र भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। खास बात क्या है कि एक इतिहासकार हुए हैं भयाड़ी, जिन्होंने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। भवभूति संस्कृत के एक महाकवि थे, वाल्मीकि के बाद काफ़ी बाद हुए हैं, तो इनको उपाधि दी है। भयाड़ी एक साहित्य इतिहासकार थे, जिन्होंने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। और इन्होंने स्वयं को कुछ उपाधियां दी हैं, जैसे कि कई सारे रचनाकार होते हैं जो अपने आप को कुछ उपाधियां दे लेते हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को कुछ उपाधियां दी, जिसमें इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरू, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। आचार्य शुक्ल इनकी 3 रचनाओं के अलावा 2 रचना मानते हैं, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। तो इनकी पहली रचना जो प्रमुख रचना है 63 महापुराण, अणय कुमार चरियू, यशधर चरित्र और आदि पुराण और उत्तर पुराण। अपभ्रंश प्रवृत्ति में अगले कवि हुए हैं धनपाल। मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी है। और इनकी एक रचना है भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा। इसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है और ये रचना 10वीं सदी की मानी जाती है। और इस रचना की खास बात यह है कि भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। एक बनिया समाज से आने वाले व्यक्ति भविष्य दत्त हैं, जिनकी लोक कथा प्रचलित थी उस समय पे। उसकी कथा को आधार बना के इन्होंने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ साध्वी स्त्री और कुटिल स्त्री के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है अपने भविष्यत कहा या भविष्यत कथा के माध्यम से। इस परंपरा में
अपभ्रंश साहित्यिक परंपरा में अगले कवि हैं जिनदत्ति सूर्य, जिनका ग्रंथ मिलता है उपदेश रसायन रास। इसका समय माना जाता है 1114 ईस्वी। और इसी उपदेश रसायन रास से रास काव्य परंपरा का शुरुआत मानी जाती है। यानी कि रास काव्य परंपरा का प्रवर्तक जिनदत्ति सूर्य को माना जाता है, जिनकी रचना है उपदेश रसायन रास। अगले कवि हुए हैं अब्दुल रहमान या अद्दह माण। इनकी सबसे प्रमुख रचना है संदेश रासक। इसमें एक विक्रमपुर नगर की एक वियोगिनी स्त्री, जिसका अपने पति से वियोग हो गया है, उसकी व्यथा को स्पष्ट किया गया है, जो एक संदेश दे रही है किसी के माध्यम से अपने पति को। और ये परंपरा चली संदेश काव्य लिखने की, जो कि हम नागमती वियोग खंड में भी देखते हैं कि नागमती कौवे से और दूसरे पक्षियों से अपने पति को संदेश देना चाहती है। तो इस परंपरा की शुरुआत अब्दुल रहमान से मानी जाती है, जिसका प्रमुख ग्रंथ है संदेश रासक। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस ग्रंथ की जो भाषा मानी हो संक्रांतिकालीन भाषा मानी है। संक्रांतिकालीन भाषा का तात्पर्य हुआ कि अपभ्रंश से हिंदी अलग हो रही है, तो एक साथ तो अलग हो नहीं जाएगी। अपभ्रंश और हिंदी की संक्रांतिकालीन भाषा है। किसकी? संदेश रासक की। इसके रचनाकार अब्दुल रहमान। अगले कवि हुए हैं मुनिराम सिंह। इनका जो समय माना है साहित्यकार हीरालाल ने, वो 1000 ईस्वी माना है। इनकी एक रचना मिलती है पाहुड़ दोहा। तो मुनिराम सिंह पाहुड़ दोहा। अगले एक प्रमुख रचनाकार हुए हैं अपभ्रंश साहित्य में हेमचंद्र, जिनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका समय जो है 1088 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म माना जाता है कि 1088 ईस्वी में हुआ। और ये एक जैन आचार्य थे और इनको प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। जैसे संस्कृत के पाणिनि हुए हैं, संस्कृत में एक कवि हुए पाणिनि जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा, उसी तरीके से अपभ्रंश का व्याकरण लिखने की वजह से हेमचंद्र को प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सिद्ध हेम, या उसी को कहा जाता है शब्दानुशासन। कई बार शब्दानुशासन से प्रश्न पूछा गया है। तो शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, जो प्राकृत का व्याकरण है। प्राकृत जो भाषा रही है अपभ्रंश से पहले, उसका व्याकरण लिखा है सिद्ध हेम या शब्दानुशासन नाम से हेमचंद्र ने। इनकी अगली रचना है कुमालपार चरित। अगली रचना योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश। तो हेमचंद्र की कुछ रचनाएं सिद्ध हेम या फिर शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश। और इसी परंपरा में यानी कि अपभ्रंश साहित्य परंपरा में अगले कवि हुए हैं सोमप्रभु सूरि, जिनकी रचना मिलती है कुमारपाल प्रतिबोध। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। हेमचंद्र की एक रचना है कुमारपाल चरित। हेमचंद्र की एक रचना है कुमारपाल चरित। और सोमप्रभु सूरि एक अलग कवि हुए हैं, जिनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, जिसका समय माना जाता है 1184 ईस्वी। इसी अपभ्रंश परंपरा में एक अगले कवि हुए हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इनका नाम है जैनाचार्य मेरुतुंग और इनकी एक रचना मिलती है प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरुतुंग, रचना प्रबंध चिंतामणि, जिसका समय 1304 ईस्वी माना जाता है। एक रचना और मिलती है प्राकृत पैंगलम, जिसका रचनाकार कौन था ये बात नहीं मिलती है कि इसकी रचना किसने की है। और इसका एक नाम और है पिंगल सूत्र। ये मुख्य इसलिए है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के आधार पर इसमें वर्णित कुछ छंदों को, 8 छंदों को देख के एक सिद्धांत दिया कि जो हम्मीर रासो एक ग्रंथ है उसके रचनाकार सारंगधर। तो प्राकृत पैंगलम का संग्रह 14वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर नाम के एक व्यक्ति ने किया और आगे चल के वंशीधर ने एक टीका लिखी। टीका लिखने का मतलब होता है कि उसको सरल करके लिखना। तो वंशीधर ने टीका लिखी और लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी में प्राकृत पैंगलम का संग्रह किया है। इसमें प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सारंगधर की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम्मीर रासो एक काव्य ग्रंथ है जो आज अप्राप्त है, उसका रचनाकार सारंगधर को मानते हैं और इसी प्राकृत पैंगलम के आधार पर मानते हैं। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जो कि हम्मीर रासो का रचनाकार जज्जल को मानते हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह ने
सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता भी माना है। तो इस तरीके से अपभ्रंश साहित्य के ये कुछ महत्वपूर्ण कवि थे जिनकी कुछ रचनाएं थी। अब हम आगे बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। अब हम बात करेंगे आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सिद्ध साहित्यिक परंपरा की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों को माना है कि सिद्धों में 84 सिद्ध हुए हैं, इनकी संख्या 84 है। और इनका निवास कहाँ रहा है, तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र रहा है, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इधर सिद्धों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है, आचार्य शुक्ल का ऐसा मानना है। और इनका जो केंद्र है वो श्री पर्वत को माना जाता है। इनकी भाषा की बात करें तो संध्या भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया, जो नाथों पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो संध्या भाषा शैली के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत समझें तो संध्या भाषा का मतलब हुआ है कि सांझ का समय ऐसा होता है जो ना तो स्पष्ट रूप से दिन होता है, ना ही स्पष्ट रूप से रात होती है, मिली जुली भाषा। तो संध्या भाषा शैली ऐसी भाषा शैली जिसका अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता, धुंधला अर्थ रहता है। तो संध्या भाषा शैली का प्रयोग सिद्धों ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का नाम अपनी किताब में दिया, जो इस प्रकार है: लुईपा, लीलपा, वीरूपा, डोम्भिपा, सबरपा, सरहपा, कांकलीपा, मीनाक्षपा, चौरंगीपा। ऐसे ही 84 नाम दिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक बात महत्व की है कि इसमें 3 महिलाएं हुई हैं। 84 सिद्धों में 3 महिलाएं हुई हैं जिनका नाम इस प्रकार है: मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मीकरा। ये 3 महिला सिद्ध हुई हैं। उन 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध हैं जिनका नाम है मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मीकरा। तो इस तरीके से हम 84 सिद्ध देखते हैं, जिसमें पहला सिद्ध माना जाता है सरहपा को, जिसको हिंदी का पहला कवि भी कई लोगों ने माना है। तो अब हम देखेंगे सरहपा के बारे में, और जो कुछ सिद्ध कवि हुए हैं जिनकी कुछ रचनाएं आज मिलती हैं, हम उनकी बात करेंगे। जिसमें पहले सिद्ध हैं सरहपा, जिनका अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र। तो सरहपा को 2 और अन्य नाम है, सरोज वज्र और राहुल भद्र। इनके 32 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन जिसमें प्रमुख एक है दोहा कोश, जिसे साहित्यकारों ने बहुत महत्व दिया है। एक साहित्यिक रचना माना है दोहा कोश को। बच्चन सिंह ने इनके बारे में लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को ऐसा कहा है कि इनकी आक्रोश की भाषा रही। इसी सिद्ध परंपरा में अगले जो कवि हुए हैं उनका नाम है सबरपा। सरहपा पहले कवि हुए हैं जिनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश, और इससे अगले कवि हैं सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे, जिनका जन्म 780 ईस्वी माना जाता है। और इनकी एक प्रमुख रचना है चर्यापद। इसमें सिद्ध मत का प्रचार दिखाया गया है। चर्यापद में दृष्टिकूट पदों का प्रयोग किया गया है। तो सबरपा सरहपा के शिष्य हैं जिनकी रचना है चर्यापद। सरहपा की रचना क्या है? दोहा कोश। और सबरपा जो सरहपा के शिष्य हैं, इनकी रचना क्या है? चर्यापद। अगले सिद्ध हैं लुईपा, जिनका जन्म 773 ईस्वी माना जाता है, और ये सबरपा के शिष्य हैं। यानी कि सरहपा पहले सिद्ध, दूसरे शिष्य, उनके दूसरे जो शिष्य हैं सबरपा, जिनकी रचना है चर्यापद। और सबरपा के शिष्य हुए हैं लुईपा, जिनका जन्म 773 ईस्वी माना जाता है, और ये सबरपा के शिष्य हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका माना जाता है, कि सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो लुईपा हैं सिद्धों में। सिद्धों में अगले सिद्ध हैं डोम्भिपा। एक व्यक्ति हुए हैं डोम्भिपा, जिनका जन्म 840 ईस्वी माना जाता है, और ये इनके गुरु जो थे वो वीरूपा थे। यानी कि डोम्भिपा जो है वीरूपा के शिष्य हैं। पहले सिद्ध सरहपा थे, सरहपा के शिष्य कौन थे? सबरपा। सबरपा के शिष्य लुईपा। और अगले सिद्ध जो हैं वो डोम्भिपा हैं, जिनका जन्म 840 माना जाता है, और इनके जो गुरु हैं वो वीरूपा हैं। डोम्भिपा के 21 ग्रंथ हैं, लेकिन जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 3 हैं। एक डोम्ब गीतिका, दूसरा योगचर्या, और तीसरा अक्षर द्विकोपदेश। तो डोम्भिपा के 3 ग्रंथ जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से? डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। अगले इसी में सिद्ध होते हैं कण्हपा,
जिनका जन्म 820 ईस्वी माना जाता है और ये जलंधर के शिष्य माने जाते हैं। जलंधर यानी कि जिनका नाम जलंधरपा है और इनको नाथों में भी गिन लिया जाता है कि जलंधर नाथ। जैसे कि गोरखनाथ जो थे वो सिद्धों में भी आते हैं और नाथों में भी आते हैं, इसी तरीके से जलंधरपा सिद्धों में भी आते हैं और नाथों में भी आते हैं। तो इनके जलंधर नाथ के शिष्य हुए हैं कणहपा। जलंधरपा के शिष्य हुए हैं कणहपा, जिनका जन्म 820 ईस्वी है। राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में कहा है कि कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इनकी कोई रचना अभी मिलती नहीं है, यानी कि इनकी रचनाएं अप्राप्त हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जैसे महान साहित्यकार ने अगर इनके बारे में ये कहा है कि कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, तो यानी कि ये इनकी जो फुटकल रचनाएं कहीं कहीं पे मिल जाती हैं, उसमें इनका कवि कर्म दिखता है कि एक अच्छे कवि थे ये। तो इस तरीके से हमने सिद्ध साहित्य की बात की। आदिकाल के अंतर्गत हमने अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य की बात कर ली है। अब हम नाथ साहित्य की बात करेंगे।